हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन हम इस चैनल पर करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आवेश क्या होता है, आवेश को किस प्रकार विभाजित किया जाता है, विद्युत आवेश के कारण किस प्रकार विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इन सभी टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस एक भौतिक विज्ञान की जिस पार्टिकुलर शाखा में आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि आवेश क्या होता है, आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश या आवेशों के समूह के बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है कि भौतिक विज्ञान की एक पार्टिकुलर शाखा जिसके अंदर हम स्थिर आवेश मतलब कोई आवेश रुका हुआ है उसके बारे में या आवेशों के समूह के बारे में अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की उस शाखा को हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी के कुछ यूज होते हैं, अनुप्रयोग, जिनमें सबसे पहला है छायाप्रति मशीन। छायाप्रति मशीन का मतलब होता है फोटोकॉपी में छायाप्रति मशीन मतलब फोटोकॉपी मशीन होती है, उसमें स्थिर वैद्युतिकी का प्रयोग होता है। आगे बात करें तो कंप्यूटर प्रिंटर में, इसी प्रकार तीसरा है मेमोरी कार्ड में भी स्थिर वैद्युतिकी का प्रयोग होता है, और भूकंप लेखी में भी स्थिर वैद्युतिकी का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि आवेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस प्रकार आवेश को दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है। इन सभी पर बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विद्युत आवेश की उत्पत्ति। ग्रीक निवासी थैलस एक वैज्ञानिक का नाम है जो ग्रीक का रहने वाला है। ग्रीक निवासी थैलस ने एम्बर को ऊन से रगड़ा तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों, मिट्टी के कणों आदि को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हम देखते हैं कि लगभग माना जाता है 600 ईसा पूर्व एक वैज्ञानिक था थैलस, ग्रीक निवासी था, ग्रीक का रहने वाला था। जब उसने एम्बर किसी पदार्थ का नाम है, ठीक है, जब उसने एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा तो उसने देखा कि वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को और मिट्टी के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ से आवेश की उत्पत्ति होती है। आवेश का मतलब दो प्रकार से कह सकते हैं, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण का मतलब होता है किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना, और प्रतिकर्षण मतलब होता है अपनी ओर से दूसरी तरफ धक्का देना। तो यहाँ पर आकर्षण हो रहा है। इसका मतलब है कि जो ये एम्बर पदार्थ है वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को और मिट्टी के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे देखा कि आवेश की उत्पत्ति हो रही है। एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम कहा जाता है। मतलब जो हमने पदार्थ लिया था, थैलस ने जो पदार्थ लिया था एम्बर का, उसे ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम कहा जाता है। इस इलेक्ट्रम शब्द के कारण ही इलेक्ट्रॉन की, स्थिर वैद्युतिकी की आदि शब्दों की उत्पत्ति हुई है। इसी के आधार पर, इस इलेक्ट्रम के आधार पर ही हमें वैद्युतिकी, इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रॉन, विद्युत चुम्बकी आदि का नामकरण हुआ है। मतलब इलेक्ट्रम जो हमने पदार्थ लिया था एम्बर, उसी को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम कहते हैं, जिसके आधार पर विद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रॉन, विद्युत चुम्बकी आदि का नामकरण हुआ है। आगे देखते हैं कि इसी प्रकार कांच की छड़ को रेशम से, एबोनेट की छड़ को बिल्ली की खाल से, प्लास्टिक की छड़ को उस ऊन से, इनमें भी एम्बर की भांति गुण होता है। मतलब यहाँ पे कहा जाता है कि जैसे हमने एम्बर नाम का पदार्थ है उसे जैसे ऊन से रगड़ा था, उसी प्रकार अगर कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए, आगे एबोनेट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए और प्लास्टिक की छड़ को ऊन से रगड़ा जाए, तो जिस प्रकार एम्बर को ऊन से रगड़ने पर उसमें गुण उत्पन्न हुआ था आकर्षण का, वो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो इसी प्रकार अगर हम कांच की छड़ को रेशम से, एबोनेट की छड़ को बिल्ली की खाल से और एक प्लास्टिक की छड़ को जब ऊन से रगड़ते हैं तो उसमें एम्बर की भांति गुण उत्पन्न हो जाता है। मतलब जब इन्हें रगड़ा जाता है तो एम्बर की भांति जैसे आकर्षण हुआ है वैसे इनमें भी आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। ऐसी अवस्था में आकर्षण का गुण उत्पन्न होने के कारण इनमें आवेश आ जाता है। तो ऐसी अवस्था में इन पदार्थों को आवेशित कहा जाता है। मतलब जब इन्हें आपस में रगड़ा गया है तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गया, आकर्षण या प्रतिकर्षण, और आकर्षण प्रतिकर्षण को हमने आवेश कहा है। तो ऐसी अवस्था में आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जो ये पदार्थ लेते हैं जैसे कांच की छड़, रेशम, एबोनेट की छड़ आदि, जो ये पदार्थ लेते हैं इन्हें आवेशित पदार्थ कहा जाता है। मतलब अब ये जो पदार्थ हमने लिए वो चार्ज हो गए हैं, आवेशित हो गए हैं।
पदार्थों में आवेशों की क्रिया के कारण घर्षण उत्पन्न होता है। जैसे कोई पदार्थ है उसमें आवेश है, वो परस्पर क्रिया करते हैं तो उनके कारण घर्षण उत्पन्न होता है। इस घर्षण को हम घर्षण विद्युत प्रभाव कहा जाता है। जब किसी दो पदार्थों को रगड़ा जाता है तब उनमें घर्षण ही उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं घर्षण विद्युत प्रभाव। यहाँ पे हमने देखा है कि आवेश क्या होता है, सबसे पहले देखा स्थिर वैद्युतिकी क्या है, फिर देखा कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई है, फिर आवेश के कुछ उदाहरण हैं, जैसे ये उदाहरण है आवेश के, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ना, एबोनेट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ना, प्लास्टिक की छड़ को ऊन से रगड़ना, जिनके कारण इनमें आवेश उत्पन्न होता है और इन पदार्थों को हम आवेशित कहा जाता है। और आगे जो इनमें घर्षण होता है उसे हम कहते हैं घर्षण विद्युत प्रभाव। आगे हम बात करते हैं विद्युत आवेश की परिभाषा। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब हम विद्युत आवेश को किस प्रकार परिभाषित कर देते हैं, तो यह है किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है या फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ के उस गुण को विद्युत आवेश कहा जाता है। आगे दो वैज्ञानिक है, बेंजामिन व फ्रैंकलिन। बेंजामिन व फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ पर उपस्थित आवेश को धनावेश व रेशम के कपड़े पर उपस्थित आवेश को ऋणावेश माना। इस प्रकार आवेश के प्रकार, यहाँ पर हम देखते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से जब रगड़ा तो उसपे आवेश उत्पन्न हो गया। यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन बता रहे हैं कि कांच की छड़ पर जो आवेश है वो धनावेश आ रहा है और रेशम के टुकड़े पर आवेश ऋणावेश है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब दो पदार्थों को रगड़ा जाता है तो दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक होता है धनावेश पॉजिटिव चार्ज और एक होता है ऋणावेश नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर कांच की छड़ पर धनावेश है और रेशम के टुकड़े पर ऋणावेश है। आगे बात करें तो सामान्य अवस्था में प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन पर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनावेश होता है की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। मतलब अगर हम किसी परमाणु की बात करें तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉर्मली देखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके कारण जो परमाणु होता है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। मतलब उस पर कौन सा आवेश होता है, कोई सा आवेश नहीं होता, वो उदासीन होता है विद्युत रूप से। एक होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक उदासीन। पॉजिटिव का मतलब धनावेश, नेगेटिव का मतलब ऋणावेश और उदासीन का मतलब कि उस पर कोई आवेश नहीं है, ना धनावेश है ना ऋणावेश है, तो वो परमाणु कैसा होगा, उदासीन होगा। और ये तब होता है जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर हो जाए, प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ऋणावेश है, मतलब जितना ऋणावेश है उतना ही धनावेश होगा, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो टोटल रिजल्ट उदासीन के रूप में आता है। अब आगे हम बात करते हैं कि जब ये उदासीन परमाणु है तो इस पर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आता है। अगर हम इस उदासीन परमाणु पर, ये जो हमें परमाणु देखा है ये उदासीन होता है जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या एक बराबर होती है। अगर हम इस उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे, इलेक्ट्रॉन ऐड करना मतलब जब इलेक्ट्रॉन जोड़ दे, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब उस परमाणु पर ऋणावेश ज्यादा हो जाएगा, तो वो परमाणु नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा। और अगर इस परमाणु, जो ये उदासीन परमाणु है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ले, इसका मतलब है जो ऋणावेश है उसे बाहर निकाल लिया जाता है, तो अंदर पॉजिटिव ज्यादा बचता है, तो ये जो फिर परमाणु बनेगा वो विद्युत रूप से धनावेशित बनेगा। आइए तो अब हम बात करते हैं आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक किस प्रकार होते हैं, सबसे पहले देखते हैं मात्रक होता क्या है। कोई भी भौतिक राशि है, यहाँ पर भौतिक राशि से मतलब है आवेश। कोई भौतिक राशि है तो उसमें दो चीज होती है, एक होता है परिमाण और एक होता है आवेश। परिमाण का मतलब है जैसे किसी पदार्थ पर आवेश का मान 5 है तो ये परिमाण हो गया, और मात्रक इसका क्या होगा तो हम देखते हैं। आवेश के मात्रक, इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर कुलाम, मतलब आवेश का ऐसा ही मात्रक हो गया कुलाम। आगे कुछ पद्धति होती है जैसे सीजीएस पद्धति, एमकेएस, एफपीएस, ये पद्धति होती है जिनके अनुसार भी मात्रक हम देखा जा सकता है। तो सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टेट कुलाम होता है, ये याद ही रखे जाते हैं, स्टेट कुलाम होता है या फ्रैंकलिन होता है। अब रिलेशन देखें तो 1 कुलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कुलाम। आगे देखें तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे। 1 फेराडे का मान होता है 96,500 कुलाम, जो कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है फेराडे। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट देखे तो वो होता है एब कुलाम। रिलेशन देखे तो 1 कुलाम बराबर होता है 1/10 एब कुलाम।
इसी प्रकार आवेश के अन्य मात्रक देते हैं यहाँ पे, जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, इस प्रकार की कुछ ऐसा यूनिट्स होती है। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसके द्वारा आप माइक्रो, नैनो इनके बारे में जान सकते हैं। तो 1 माइक्रो कूलम का मान होता है 10⁻⁻6 कूलम। हम देखते हैं कि 1 माइक्रो का मान होता है 10⁻⁻6, तो 1 माइक्रो कूलम का मान होगा 10⁻⁻6 कूलम। 1 नैनो का मान होता है 10⁻⁹, तो 1 नैनो कूलम का मान होगा 10⁻⁹ कूलम। आवेश की एक विमीय सूत्र होता है जो द्रव्यमान, लंबाई, समय और कई बार एम्पियर भी लिखा होता है, केल्विन भी लिखा होता है, तो उसमें संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर आवेश की विमा देखें तो वो m0, l0, t1, a1 है। t1, a1 होने का कारण अभी हमने पढ़ा था कि आवेश का मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर का a हो गया और सेकेंड का सेकेंड मतलब टाइम है, तो t हो गया, तो ये दोनों 1 हो गए। इसके कारण आवेश की विमा t1, a1। और आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि, सदिश राशि, इसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप देखना चाहो तो। यहाँ पे बता देती हूँ, अदिश राशि का मतलब होता है ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, मात्रक होता है, लेकिन अदिश राशि में दिशा नहीं होती है।